हेलो एवरीवन। कुछ दिनों पहले हमने देखा है कि यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जैसे जीत के आता है, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के आने वाले मीटिंग्स पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन की मीटिंग नवंबर 11 से शुरू हो रही है, COP29 बाकू अजरबैजान में। तो इस मीटिंग के इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। इवन एक आर्टिकल डाउन टू अर्थ में ऐसा आया था कि ट्रंप में वांट टू डिस्ट्रॉय द प्लेनेट बट वी कैनॉट लेट हिम। जैसे यूएसए में हमेशा सरकार बदली है, तो उसी अकॉर्डिंगली जो क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन को लेके जो पॉलिसीज है वो हमेशा बदलती रही है। इवन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इन कन्वेंशंस के खिलाफ रहे हैं या इवन एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी एफर्ट्स है उसके खिलाफ रहे हैं। उनका एक आप इलेक्शन कैंपेन का एक कोड भी देख सकते हो कि वो कहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कन्वेंशंस या एफर्ट्स है, ये मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कैम ऑफ ऑल द टाइम है। इवन वो इलेक्शन एजेंडा में कहते हैं कि हम ऐसे कोई पॉलिसीज है वो सब डिसमेंटल कर देंगे, और क्रूड ऑयल कंपनीज वगैरह हो गए, पावर रिलेटेड कंपनीज है, उनको कह रहे हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल फॉर मोर ऑयल एंड गैस। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट आने वाले सभी मीटिंग्स पे होगा। इवन उनका जो पहला टर्म था 2017 से 21 वाला, उसमें हमने देखा था कि इन्होंने एक भी यूएनएफसीसीसी के मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इवन इन्होंने ये इंडिकेशंस बताए थे कि दे विल डिसमेंटल ऑल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड मेजर पॉलिसीज ऑफ यूएसए। एंड इवन इसका एक स्ट्रांग मतलब कि स्ट्रांग एक एक्शन हम देख सकते हैं कि यूएनएफसीसीसी के पेरिस मीटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, काफी कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया है, उसमें 2020 में नवंबर में इन्होंने एग्जिट भी किया था। तो मतलब ये सभी हम क्या देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होगा, क्योंकि ये मेजर इमिटर है। ये ऐसी कंट्रीज है जो सबसे मतलब वन ऑफ द डेवलप्ड एंड वर्ल्ड की सबसे ज्यादा CO2 इमिटर है। तो अगर ये बैकआउट करते तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय में, जो भी 4-5 साल हो गए, इसमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम जो फंड की डिमांड कर रहे हैं, जो NCQG या GCF है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक्सपेक्टेड था लीज डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज या SIDC कंट्रीज, तो इनको हमें जो एडॉप्शन फंड या कैपेसिटी बिल्डिंग का एक फंड जो एक्सपेक्टेड था, वो शायद अब और भी डिले हो सकता है। तो इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। बट ये सब हम देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज, जहां पे बाकी डेवलप कंट्रीज है, वो सब कहीं ना कहीं एक चीज से मोटिवेट होना चाहते हैं कि बट वी कैनॉट लेट हिम, मतलब सिर्फ अमेरिका से इस पे इम्पैक्ट ना हो, आने वाली मीटिंग फेल नहीं होनी चाहिए, ये बाकी सभी कंट्रीज को ट्राई करना होगा, यही माहौल है। तो पूरे टॉपिक को हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम चेक करेंगे, बट उसके पहले मैं सबको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि देखो, नवंबर 10 को मतलब संडे को सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे, ये दो टाइम स्लॉट पे इंडिया का बिगेस्ट यूपीएससी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट होने जा रहा है, जहां पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी एंड बाकी स्टेट सर्विस के लिए ऐसे बेनिफिट हो, ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे लगभग 2 लाख प्लस लर्नर ने ऑलरेडी एनरोल करके रखा है, जहां पे ऑल ओवर इंडिया आपका रैंक क्या है वो आपको समझने को आएगा। फिर उसके बाद है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप एंड रिवार्ड्स काफ़ी सारे हैं, जो अप टू 50 करोड़ तक है, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलने पे मतलब कुछ एडमिशन में हो वो बेनिफिट्स है। इसके अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स वगैरह मिलेगा। तो इसको ज़रूर एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है। तो देखते हैं, टॉपिक पे फिर से आता है। तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप इनके टाइम में हमने क्या देखा है, अभी तक थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। सबसे पहले इनका मतलब आने वाले समय में क्या ऐसा ही होगा, क्या आने वाले एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मीटिंग है यही इंपैक्ट होगा, तो इसके लिए हमें थोड़े पीछे जाने पड़ेगा सो दैट हम इनकी पॉलिसी समझ सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि उनके पहले जो इलेक्शन एजेंडा था फर्स्ट टर्म का, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि हम पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट करेंगे, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट्स थे कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के जो टेम्परेचर लिमिट करना है, या फिर इनको जो टारगेट दिया गया था कि एक प्रकार से कार्बन इमिशन इतने लेवल तक कम करना है, तो वो कहते कि वो कम करने के चक्कर में फिर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा और इससे उनकी इकोनॉमी पे बर्डन आएगा, शायद इन्फ्लेशन भी हो सकता है। वो कहते हैं कि सपोर्ट फॉर फॉसिल फ्यूल एंड क्लाइमेट skepticism rejoining the Paris Agreement after Donald Trump left office in January 2021। मतलब इन्होंने इवन अब पेरिस एग्रीमेंट में एक आर्टिकल दिया था, क्योंकि 2015 में यूएसए ने एग्री किया था कि हम पेरिस एग्रीमेंट के पार्ट है, साइन है, हम इवन हम रेटिफाई भी करेंगे। बट जैसे सरकार बदल जाती है, तो यहाँ पे फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम भी अब इसको एग्जिट करेंगे। बट पेरिस एग्रीमेंट में ये था कि 2020 तक कोई भी एग्जिट नहीं कर सकता अगर आप सिग्नेटरी हो। तो नवंबर में लगभग 2020 में तक, ये जब तक एग्रीमेंट था तब तक इन्होंने वेट एंड वॉच किया। बट जैसे ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर करते कि वी विल एग्जिट, एंड ऑलरेडी एग्जिटेड द पेरिस एग्रीमेंट।
बट अच्छी बात ये हुई कि जनवरी 2021 से जो बाइडेन सरकार में आ जाते हैं तो फिर वो फिर से पेरिस एग्रीमेंट में री एंटर करते हैं। तो मतलब जो जिस एग्रीमेंट को हम इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ये एग्रीमेंट ऐसा है कि जो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कम करने की एक ताकत रखता है। और जो हमारे जैसे गरीब देश है, मतलब अफ्रीका कंट्रीज है या एशियन कंट्रीज है, जिन पे क्लाइमेट चेंज के इतने इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनको एक फंड प्रोवाइड किया जाएगा कि जो इससे कैपेसिटी बिल्डिंग करे या अडॉप्शन करे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका एग्जिट करना, इनका एंटर करना, मतलब एक प्रकार से पैसा आ रहा है, पैसा वापस जा रहा है, एक प्रकार से ऐसा एक सिस्टम हमें दिख रहा है। एनीवेज, ये सब हम आगे देखेंगे। बट ट्रंप एट कॉप मीटिंग हम देखेंगे तो इन्होंने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक का, मतलब उनके फर्स्ट टर्म में, तो शायद ही सेकंड टर्म में अभी हम देखेंगे कि वो अटेंड नहीं करेंगे। और इसी का इम्पैक्ट हम देखेंगे कि यूएनएफटीपीसी के निगोशिएशंस पे होगा, क्योंकि यूएनएफटीपीसी में कोई भी अगर एक प्रोटोकॉल होगा, एग्रीमेंट होगा, उसको इंप्लीमेंट करना है तो 55% कंट्रीज जो इमिटर है एंड मिनिमम 55 कंट्रीज का परमिशन चाहिए, तभी कोई प्रोटोकॉल या ट्रीटी या एग्रीमेंट जो होगा वो इंप्लीमेंट हो पाएगा। जबकि आप सभी जानते हो कि यूएसए इज द मेजर इमिटर। तो इसलिए ये काफी टेंशन वाली बात यहाँ पे दिख रही है। इवन उन्हें देखो, बिगेस्ट वरी ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट ये भी देखा गया है कि ट्रंप जितने भी यूएसए में पॉलिसीज बनाए गए थे फ्रॉम कार्बन इमिटर्स कंपनी से, मतलब ट्रांजिशन जो लेके आ रहे थे कि जहां पे कार्बन इमिटर जो कंपनीज है उनको जो बाइडेन चाहते थे कि उसको क्लीन एनर्जी की तरफ उन कंपनीज को डाइवर्ट करें, मतलब एनर्जी ट्रांजिशन हम जिसको कहते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स। तो वो वाले पॉलिसी जो भी लेके आए थे जो बाइडेन, वो सब वो कह रहे कि हम अंडू कर देंगे, मतलब वो सभी खत्म कर देंगे। His plan to build more coal and gas-fired power plants with a deregulated emission limits increase the domestic oil production, and वो कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे एलएनजी को, मतलब जितना चाहे हम उतना क्रूड ऑयल को एक्सपांड करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट हमारी इकोनॉमी जितनी हो सके उतनी स्ट्रांग हो, हम ग्रीन या क्लीन एनर्जी की तरफ हम ट्रांसफर नहीं होंगे। ये क्लियरली उनके पॉलिसी से दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक फ्लैश पॉइंट रहेगा कि जो बाइडेन इन्होंने उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट बनाया था कि जिसमें अप्रोक्सीमेटली 370 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर यहाँ पे क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन के लिए दिए जाने वाले थे, कि जो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे सोलार होगा, विंड टर्बाइंस हो गए या ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले थे। अब उसका लगभग देख रहे हैं कि वो इन्होंने ये भी कमिट किया था कि इस फंड के थ्रू वो कंट्री का जो इमिशन है 40% तक रिड्यूस करेंगे फ्रॉम 2005 लेवल बाय द एंड ऑफ 2030, मतलब 2030 तक 40% से जो उनका इमिशन है वो कम करेंगे। तो काफी एम्बिशियस टारगेट थे। और यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट CO2 इमिटर, जिसका आपको पता है ग्रीन हाउस गैस से क्या इंपैक्ट होता है पूरे पृथ्वी पे। उसका अगर वो इतना कम कर रहे तो उसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला था। इवन उसमें से कुछ फंड इन्होंने ऑलरेडी ग्रांट मतलब अलोकेट किए थे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वाज ऑलरेडी सेंट, मतलब यहाँ पे स्पेंड हुआ था और काफ़ी सारा इमिशन भी कम हो गया था। बट वही हम देख रहे हैं आगे चल के कि ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है विल सर्टनली गेट अफेक्टेड एंड इसमें मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा कि अगर इन्होंने ये जो टारगेट्स है वो अगर अचीव नहीं किए, और ये फंड जो है, जो भी मतलब फंड बच चुके हैं वो सब डिसमेंटल कर सकते हैं, मतलब इसको आगे वो बढ़ने नहीं देंगे, सीधी बात है। इवन देखो बाइडेन के इनके टेन्योर में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा इन्होंने, मतलब जो ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है, डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने कभी भी जीसीएफ में फंड डालने के लिए सपोर्ट नहीं किया। मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है जो कोपेनहेगन समिट में रखा गया था, उसके बाद कैनकुन मीटिंग 2010 में ये फंड क्रिएट किया गया था कि सो दैट जो छाड़ कंट्री है, लाइक नाइजर कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, तो उनका इमिशन भी नहीं है, बट क्लाइमेट चेंज होने से उन पे इम्पैक्ट होता है, जैसे कि ड्रॉट बढ़ते जा रहे हैं, फ्लड बढ़ते जा रहे हैं, साइक्लोन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि उनकी गलती भी नहीं है। तो उससे जो उनको लॉस होगा, उनको उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए ये फंड दिया जाता है, वो जीसीएफ में होता है। तो ये जो फंड है वो बाइडेन इन्होंने हमेशा, उनका टेन्योर जब शुरू हुआ तभी उन्होंने कुछ फंड यहाँ पे डिपॉजिट किए थे, और उन्होंने कहा था भी कि ये फंड में और ट्रिलियंस ऑफ द अमाउंट लग सकती है, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम कहते हैं CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो कहते हैं कि यस, कि हमने हिस्टोरिकली बहुत इमिट किया है, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम अब जितना हो सकता है उसको कंपेंसेट करेंगे थ्रू दिस टाइप ऑफ हेल्प। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं
कि यहाँ पे रिफॉर्म भी होने जा रहे थे इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर में, कि जहाँ पे इस प्रकार से यूएस प्लस बाकी जो डेवलप कंट्रीज है इसमें फंड डालते जाएंगे। बट धीरे धीरे हमने देखा कि अब जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप इनका इरा आ जाता है, तो इस ट्रंप इरा में इसका इम्पैक्ट होगा कि अब ये शायद फंड नहीं आएगा, क्योंकि वो क्लियरली इसके अपोज में है। तो अभी जो होने वाली मीटिंग जिसमें बहुत ही बड़ा डिस्कशन था एनसीक्यूजी का, तो व्हाट इज दिस एनसीक्यूजी? तो देखो, इसको थोड़ा हमें पीछे जाना होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 2009 की बात है, जब एक कोपेनहेगन में मीटिंग हुआ था यूएनएफसीसीसी का, कि जहां पे बताया गया था कि एक ऐसा फाइनेंस होगा जिसको कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस या फंड कहेंगे हम, कि ऐसा फंड हम पहली बार, मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया कि इस प्रकार का फंड हम लेके आएंगे। मतलब ये डेवलप कंट्रीज ने कहा था। उन्होंने कहा कि ये फंड जो है वो हम एडॉप्शन के लिए यूज करेंगे या ग्रीन एनर्जी के लिए यूज करेंगे डेवलपिंग नेशन या नॉन डेवलप नेशंस में या गरीब देशों में। और 2010 में ये एस्टैब्लिश भी होता है कि जो कहाँ पे हुआ था मीटिंग, कैनकुन में, कैनकुन मैक्सिको में। और 2011 में ये एडॉप्ट भी हो जाता है और इसमें इनिशियल अमाउंट भी कुछ $30 बिलियन की ऐड भी की जाती है। और इस प्रकार से ग्रीन क्लाइमेट फंड लगभग 2010 में हम पकड़ सकते हैं कि एक्चुअल में एग्रीड होता है सभी डेवलप कंट्रीज के द्वारा, और वो कहते हैं कि हम $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 हम देते जाएंगे। अब ये सभी मीटिंग्स में 2020 में हमने देखा कि कोविड की वजह से मीटिंग नहीं हो पाया, बट 2021 में जो ग्लासगो में मीटिंग हुआ, उस ग्लासगो के मीटिंग में क्या होता है कि फिर ये कंट्रीज कहते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर देंगे। इजिप्ट में हम इसकी बात करेंगे 2022 में, फिर COP27 होता है और इजिप्ट में कहते हैं कि फिर अभी ये फंड पूरा क्लियर नहीं है। फिर इसलिए इजिप्ट का भी मीटिंग एक प्रकार से इस बारे में फेल हो जाता है अगर ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करूँ तो। और वो क्या कहते हैं इजिप्ट में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री या नॉन डेवलप कंट्रीज बहुत प्रेशर डाल रहे थे, तो वो कहते हैं कि हम अब अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे $100 बिलियन पर ईयर इज वेरी लेस अमाउंट, जैसे हम कह रहे हैं ना कि आगे का चेक दे रहे हैं, उनको पैसे नहीं देने हैं। तो इस प्रकार से वो क्या कहते हैं कि हम एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बनाते हैं और जो 2024 तक या 25 तक हम फाइनल करेंगे। और इसको कहा इन्होंने एनसीक्यूजी फंड, मतलब क्लाइमेट न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे क्या होगा कि जो पहला वाला जो जीसीएफ में $100 बिलियन का कमिटमेंट था वो रिप्लेस होगा इससे, और वो कह रहे हैं कि अभी इसमें अमाउंट बढ़ सकते हैं, और इंडिया ने भी कहा कि अमाउंट अभी ट्रिलियंस में होगी। और ये जो आपने ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट्स रखे हैं, क्योंकि इसके पहले आप एक डेफिनेशन नहीं थी कि जीसीएफ का पैसा कहाँ पे कैसे यूज होगा, एडॉप्शन के लिए कितना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कितना होगा, क्लीन एनर्जी के लिए कितना होगा, और किस कंट्री को कितना पैसा जाएगा। तो इस वजह से आप वो ग्रीन वॉश कर रहे थे, अभी तक वो पास ऑफ कर रहे थे। 20 में भी आपने अमाउंट नहीं दी, 21 में भी नहीं दी है, अब 22 में भी ऐसे ही हो रहा है। तो चलो मान लेते हैं कि 2022 में आप बोल रहे हो कि 24 तक हम पूरा एनसीक्यूजी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स बनाएंगे और उसमें फिर फंड वो फिर अब डाल दो, बट इतना कि वो फंड अब बिलियंस में नहीं तो ट्रिलियंस में होगा। तो इंडिया भी इसकी डिमांड करता है, काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज इसकी डिमांड करता है। बट अगर आप पिक्चर देखोगे तो यहाँ देखोगे तो अभी तक उतना पैसा यहाँ पे आया नहीं, मतलब हार्डली कुछ $80 बिलियन तक ही उन्होंने फंड इसमें डिपॉजिट किए थे, जबकि हर साल $100 बिलियन एक्सपेक्टेड थे एवरी ईयर बाय 2020। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब ये फेल होने के बाद नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि अब 2024 की जो मीटिंग होने जा रही है, ये तो इनका फाइनल डेडलाइन ईयर है। तो बाकू अजरबैजान की मीटिंग में ये एक्सपेक्टेड है कि अब यहाँ पे ट्रिलियंस में पैसा आ जाए। इट इज एस्टिमेटेड रेंज फ्रॉम 1 to 2.4 ट्रिलियन पर ईयर अंटिल 2030। अब इसी मीटिंग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिलियंस में अभी तक जीसीएफ में डिपॉजिट किया जा रहा था, अब वो एक्सपेक्टेड है कि वो आप ट्रिलियंस में करो, क्योंकि उतना लॉस एनवायरनमेंट को हो रहा है इन डेवलप कंट्रीज के प्रीवियस हिस्टोरिकल इमिशंस की वजह से, और इनकी कैपेसिटी है तो इनको देना पड़ेगा। तो जैसे हम ये पूरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो वही होता है फिर कि 2023 के दुबई के मीटिंग में भी वही डिस्कस हुआ, और यहाँ पे हाँ भी बोल दिया था। जो बाइडेन भी, मतलब हम देख रहे हैं कि इसमें सपोर्ट में थे। बट अब 2024 आता है तो अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो फिर काफ़ी यहाँ पे मुश्किलात दिख रही है। अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब इनके पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं काफ़ी अपोज दिख रहा है। जैसे अभी तक यही होते गया है कि क्योटो के बारे में भी उन्होंने, यूएस का वही दिख रहा है हम कि पहला, मतलब जो क्योटो सबसे पहले, मतलब अभी तक के 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्योटो में भी एंट्री यूएस कर नहीं रहा था। फिर 2000, मतलब 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल होता है, उसमें भी उन्होंने 2005 तक डिले किया।
फिर मॉन्ट्रियल 2005 की जो मीटिंग होती है उसमें क्योटो के 2 राउंड आते हैं। उसमें फर्स्ट में हाँ तो बोल दिया, फिर बाद में बैकआउट कर लिया, उन्होंने रेटिफाई नहीं किया अपने कंट्री में। फिर सेकेंड राउंड में तो 2012 में हम देख रहे हैं दोहा में मीटिंग होती है, वहाँ के क्योटो प्रोटोकॉल में उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। फिर क्योटो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो यूएस हमेशा पीछे के सीट पे देखा गया है, मतलब वो कभी आगे आए नहीं, जबकि वो सबसे ज़्यादा इमिटर है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और फिर मतलब चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो या चाहे जीसीएफ के फंड्स हो, चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो, है ना, हमेशा इनकी सरकार बदली है। तो जब इस प्रकार के मतलब ट्रम्प रिलेटेड सरकार या बाकी उस प्रकार की सरकार आई तो हमेशा देखा हमने कि एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट इसका देखा गया। तो आने वाले जो अजरबैजान की मीटिंग है इसका काफ़ी डिटेल हम कवरेज देखेंगे। जैसे ये मीटिंग मतलब 22 नवंबर को ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम पूरा बैकग्राउंड देखेंगे कि एनसीक्यूजी क्या था, अब एनसीक्यूजी के बारे में क्या हुआ, यूएस में सच ने पार्टिसिपेट किया या बैकआउट ही किया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। एट दी एंड बट कंक्लूजन में हम यही देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो इनका बहुत बड़ा रोल है, मतलब जो डेवलप कंट्रीज़ है एंड उसमें भी यूएस है कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है, अब जो इस अर्थ को बचा सकते हैं तो यही लोग हैं। मतलब छोटी कंट्रीज मिलके मतलब जितना भी कहे हम तो उतना बहुत ही मतलब वो स्लो पेस होगा। तो इन कंट्रीज को कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को लेके सोचना पड़ेगा। ये जो डिकार्बनाइजेशन का ये सोच रहे थे तो वो पॉलिसी उनको कंटिन्यूएशन में लानी पड़ेगी, बिकॉज वी नो दैट कि क्या कॉस्ट होती है अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होते रहा। हम देख रहे हैं आईपीसीसी के कुछ रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट में हम देखें कि आर्टिक लगभग लास्ट कुछ 20 सालों में 50% तक मेल्ट हो चुका है। अंटार्कटिक की भी वही हालत है, फास्टर रेट पे मेल्ट होते जा रहा है। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन भी आपने सुना होगा कि जो बहुत हायर रेट पे मेल्टिंग होते जा रहा है। इवन हिंदू कुश हिमालय जो हम कहते हैं वहाँ पे तो लगभग एच रीजन पे 200 करोड़ 2 बिलियन लोग इस पे डिपेंड है, यहाँ से रिवर से। तो वो हिमालय भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। हिमालय इज श्रिंकिंग एट अ फास्टर रेट। इवन साइक्लोन जो पहले हम देखते थे कि सिर्फ बे ऑफ बंगाल में देखते थे, अरेबियन सी में काफ़ी रेयरली आते थे, वो साइक्लोन भी अभी बढ़ चुके हैं। और लास्ट ईयर हमने केरला का फ्लड के बारे में भी देखा कि कितना इंटेंस फ्लड था, क्योंकि अरेबियन सी का वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। वो वार्मिंग जितना बढ़ेगा उतने फ्लड्स बढ़ेंगे, जितना वार्मिंग बढ़ेगा उतना साइक्लोन बढ़ेगा, और कुछ जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहाँ पे ड्रॉट बढ़ते जाएंगे। इसी का मैंने पूरा डिटेल कवरेज 1992 से लेके 2021 तक के जितने भी ग्लासगो तक के मीटिंग है उसका एक कवरेज लिया है यूनिफ के एक सेशन में, जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा बताया है रिपोर्ट के साथ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कि किस लेवल तक क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देखे गए हैं। तो इसलिए ये अगर आगे चल के और नहीं होना है तो क्लाइमेट एक्शन लेने पड़ेंगे, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, डिकार्बनाइजेशन करना पड़ेगा, और इसमें यूएसए जैसे कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल होगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसका आंसर 2015 में एक क्वेश्चन आया था ग्रीन क्लाइमेट फंड पे, इसका प्लीज आंसर सबको कमेंट में बताना है। और इसी आंसर को आप मतलब सिंपली लिख सकते हो ग्रीन क्लाइमेट फंड आंसर डैश क्या। ओके, सो आई होप सबको सेशन ये परफेक्ट लगा और कंप्लीटली समझ में आया कि क्या होगा इसका इम्पैक्ट, मतलब यूएसए इलेक्शन के इम्पैक्ट क्या होंगे, वो क्लियरली सबको समझा होगा। बाकी एग्रीकल्चर की एक प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देख लेना, जहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने एग्रीकल्चर का कवर किया है। इसके नोट्स वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे आपको मिल जाएगा। सिंपली टाइप करना है सुमित सर नोट्स ऑन टेलीग्राम, यू विल गेट माय चैनल, जहाँ पे आपको आने वाले सेशंस की भी लिंक मिल जाएगी। बाकी अनअकैडमी ऐप पे आके फॉलो भी करना, जहाँ पे फ्री क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड सभी के लिए फिर से एक रिमाइंडर है कि यूसीएससी होने जा रहा है नवंबर 10 को, मतलब संडे को 2 स्लॉट में होगा, सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे। वो ज़रूर अटेंड करना, जहाँ पे आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप एंड एक्साइटेड प्राइजेस मिलेंगे। ओके, इसके एनरोलमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज द कोड सुमित के लाइव फॉर द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। So thank you all of you. See you in the next session.